चलिए अब हम वैधानिक निगम की तरफ अपना ध्यान देते हैं। वैधानिक निगम, इन उपक्रमों को सार्वजनिक निगम भी कहा जाता है, जिनकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियमों के द्वारा की जाती है, जो उद्यमों के कार्यक्षेत्र, अधिकार, कर्मचारियों की शर्तें व विभाग इत्यादि को तय करते हैं। इनमें प्रबंध व संचालन की विधियां, शक्तियों का निर्धारण विधानमंडल द्वारा किया जाता है। यह सरकार द्वारा मनोनीत प्रबंधक और संचालक होते हैं जो इसका संचालन करते हैं। यह निगम निर्गमित उपक्रमों की श्रेणी में आते हैं तथा इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अंत यह अनुबंध करने, क्रय करने, वाद करने में स्वतंत्र होते हैं। इनकी संपूर्ण पूंजी में सरकार का योगदान होता है तथा ये जनता से ऋण पूंजी भी ले सकते हैं। इसलिए इन निगमों में लचीलापन बना रहता है। उदाहरण के लिए एयर इंडिया, रिजर्व बैंक, भारतीय खाद्य निगम, इंडियन एयरलाइंस, भारतीय जीवन बीमा निगम इसके उदाहरण हैं। विशेषताएं। स्थापना। इन निगमों की स्थापना संसद या विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम द्वारा होती है। इनका संचालन, प्रबंध, अधिकार, उद्देश्य सभी इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित होते हैं। पूर्णतः सरकारी उपक्रम। यह निगम पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में होते हैं। वित्त, पूंजी विनियोजन, लाभ हानि संपूर्ण क्रियाएं सरकार के दायित्व में होती हैं। निर्गमित संगठन। यह संगठन निर्गमित संगठन के रूप में होते हैं। इन पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और यह भी किसी पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। यह अनुबंध कर सकते हैं और संपत्तियों को अपने नाम से क्रय विक्रय भी कर सकते हैं। वित्त व्यवस्था। यह निगम जनता से वित्त व्यवस्था प्राप्त करते हैं। सरकार व जनता इन्हें ऋण देती है व वस्तुओं के क्रय विक्रय से जो अर्जित आय होती है वो इनकी होती है। सरकारी आकेंचन व बजट से यह संबंधित नहीं। यह निगम संसद में अपने आकेंचन की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इनका सरकारी विभागों के आकेंचन प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं होता। इनके लिए बजट भी नहीं बनाना पड़ता। इनकी आय व्यय सरकार के वार्षिक बजट में नहीं दिखाई जाती। इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कर्मचारी। इन उपक्रमों के कर्मचारी राज्य व नागरिक सेवा के अधिकारी नहीं होते। यह सरकारी सेवा शर्तें नियम कानून से शासित नहीं होते हैं। इनकी सेवा शर्तें अधिनियम में ही वर्णित होती हैं। इनके मुखिया दूसरे विभागों के अधिकारी भी हो सकते हैं। यह सरकारी कर्मचारी नहीं होते। इनकी नियुक्ति निगमों के नियमों के अनुसार होती है। सेवा की शर्तों का निर्धारण सेवा मंडल द्वारा किया जाता है। चलिए अब इसके लाभ देखते हैं। स्वतंत्र कार्य संचालन। यह निगम अपने कार्य संचालन में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। इनके कार्यों में लचीलापन भी पाया जाता है। यह सरकार के नियम कानून से प्रभावित नहीं होते। दूसरा है सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। इन निगमों की धन व्यवस्था केंद्रीय बजट में नहीं होती। यह अपने स्वयं साधनों से पूंजी व आय बनाते हैं। इनकी आय पर सरकार का कोई हक नहीं होता। इसके वित्तीय मामलों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता। स्वतः संगठन। यह पारित अधिनियम के अधीन कार्य करते हैं व इसी के अधीन इनकी कार्य प्रक्रिया, नीतियां निर्धारित की जाती हैं। विशेष मुद्दों के लिए मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेनी होती है। मूल्यवान उपक्रम। वैधानिक निगम देश के आर्थिक विकास के मूल्यवान उपक्रम हैं। इसके पास सरकार के अधिकार और निजी उद्यमों की पहल क्षमता होती है। आइए अब इसकी सीमाओं पर दृष्टि डालते हैं। लचीलेपन का अभाव। वास्तविकता में इन निगमों की कार्यप्रणाली में लचीलेपन का अभाव होता है। प्रत्येक कार्य नियम एवं कानून के अनुसार होते हैं। धन अपव्यय। हर महत्वपूर्ण निर्णयों और कार्यों में भारी धन खर्च होता है व सरकारी व राजनीतिक हस्तक्षेप भी बना रहता है। भ्रष्टाचार। इनका जनता के लेन देन में भ्रष्टाचार व्यापक होता है। सीमित निर्णय। इन निगमों में सरकार अपने सलाहकार नियुक्त करती रहती है, जिससे निगम की अनुबंध और निर्णय स्वतंत्रता का खंडन होता है। मतभेद की स्थिति में सरकार मामलों का प्रतिनिधित्व करने लग जाती है, जिससे कार्य में देरी हो जाती है। चलिए अब हम तीसरी श्रेणी के उपक्रमों पर नजर डालते हैं। सरकारी कंपनी। इन कंपनियों की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन होती है। इन कंपनी के अंशों का 51% भाग या इससे ज़्यादा अंश केंद्र या राज्य सरकार के पास होते हैं। इनका पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है क्योंकि ये कंपनी अधिनियम के तहत गठित होते हैं व संचालन भी कंपनी अधिनियम के अनुसार होता है।
यह व्यवसाय के उद्देश्य से स्थापित होते हैं व निजी कंपनियों से प्रतियोगिता भी करते हैं। अंश पूंजी का 51% भाग केंद्र या राज्य सरकार के पास मिले जुले रूप में होता है, जिसमें सरकारी कंपनियां की सहायक कंपनियों को भी शामिल किया जाता है। अंश सरकार का चुकता अंश पूंजी पर नियंत्रण होता है। सरकार इन अंशों को भारत के राष्ट्रपति के नाम से क्रय करती है। इनका प्रबंध व संचालन भी सरकार द्वारा किया जाता है। चलिए अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। स्थापित संगठन, यह भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत या 2013 के तहत स्थापित संगठन है। दूसरा है अलग वैधानिक अस्तित्व, यह कंपनी अधिनियम के द्वारा पृथक वैधानिक अस्तित्व रखते हैं। ये अपने नाम से संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते हैं, अपने नाम से अनुबंध कर सकते हैं, अन्य पक्ष के विरुद्ध दावा कर सकते हैं व अन्य पक्ष इन पर दावा कर सकते हैं। अनुबंध का आधार, कंपनी किसी भी प्रकार का अपने नाम पर व्यावसायिक अनुबंध कर सकती है, संपत्ति का क्रय विक्रय भी कर सकती है। प्रबंध और संचालन, कंपनी का प्रबंध और संचालन भी कंपनी विधान के प्रावधानों के अनुसार चयनित सरकारी प्रबंधकों व संचालकों के द्वारा होता है। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति, सरकारी कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियम के प्रावधानों के अनुसार होती है, जो कंपनी के कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों को परिभाषित करता है। ये ना तो सरकारी व्यक्ति होते हैं और ना ही निजी व्यक्ति, केवल उच्च प्रबंधक सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति हो सकते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति कंपनी की स्वयं की सेवा शर्तों और नियमों के अनुसार होती है। लेखांकन और अंकेक्षण नियमों से मुक्त, यह कंपनियां लेखांकन और अंकेक्षण नियमों से मुक्त रहती हैं। इसके लेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है व इसकी वार्षिक अनुमोदन रिपोर्ट संसद राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत होती है। वित्त व्यवस्था, इसकी वित्त व्यवस्था सरकारी अंशधारी या निजी अंशधारी के द्वारा अंशों को क्रय करके की जाती है। इसकी पूंजी बाजार में भी वित्त व्यवस्था की जाती है। चलिए अब इसके लाभों पर प्रकाश डालते हैं। कंपनी विधान द्वारा गठित, यह सरकारी कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित होती है और इसके लिए संसद में अलग से किसी विशेष अधिनियम या प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। पृथक कानूनी अस्तित्व, यह सरकार से अपना अलग अस्तित्व रखती है क्योंकि यह अधिनियम के अनुसार गठित होती है। स्वतंत्र प्रबंध निर्णय, यह कंपनियां स्वतंत्र रूप से लाभ प्राप्ति हेतु व्यावसायिक क्रियाएं करती हैं। प्रबंधकीय निर्णय भी पूर्ण स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। वस्तुओं की उपलब्धता, यह कंपनियां अस्वस्थ व्यावसायिक व्यवहार के प्रतियोगिता व अंकुश लगाती है, उचित मूल्य पर उचित वस्तुएं बाजार में उपलब्ध करवाती है। आइए अब इसकी सीमाएं देखते हैं। अपूर्ण स्वतंत्र संचालन, कुछ कंपनियों में सरकार अंशधारक व संचालक के रूप में होती है, इसलिए कंपनी अधिनियम के स्वतंत्र प्रावधानों के भीतर कार्य करना केवल मात्र एक औपचारिकता ही रह जाती है। संवैधानिक उत्तरदायित्व से विमुख, चूंकि यह संसद से अपने कार्य के प्रति जवाबदेह नहीं होती, यह कंपनियां संवैधानिक उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास करती हैं। सरकारी वित्त होने पर भी ये कंपनियां संसद में जवाबदेह नहीं होती। सरकारी प्रबंध व प्रशासन, अधिकांश अंश सरकार के हाथों में होने के कारण इन कंपनियों का प्रबंध संचालन सरकार अपने हाथों में ले लेती है। अलग से अधिनियम के तहत गठित होने पर भी सरकार अपना प्रभुत्व बनाए रखती है। परिवर्तन, सरकारी कंपनियों के संचालक प्राय बदलते रहते हैं, वे सभी अपने अपने अनुसार ही नीतियों और नियमों में हेरफेर करते रहते हैं। कंपनी के कार्य प्रणाली में निरंतरता का अभाव पाया जाता है। ये कहाँ उपयुक्त हो सकती है, थोड़ा इस पर भी दृष्टिकोण डालते हैं। सरकारी कंपनियां अपने लाभ और दोषों के बावजूद भी आर्थिक क्रियाओं में बढ़ोतरी वाले क्षेत्रों में आर्थिक क्षेत्रीय संतुलन विकास हेतु उपयुक्त रहती हैं। चलिए अब हम इनके अंतर पर नज़र डालते हैं कि किस तरह से विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम और सरकारी कंपनियां आपस में भिन्न हैं। स्थापना का आधार, विभागीय उपक्रम सरकार द्वारा स्थापित होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम विशेष अधिनियम के द्वारा स्थापित होते हैं और सरकारी कंपनियां सरकारी कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत। स्वामित्व के आधार पर यदि अंतर देखें तो विभागीय उपक्रम पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है और सार्वजनिक उपक्रम
सरकार का भी पूर्ण स्वामित्व होता है, लेकिन सरकारी कंपनी पर 51% या जितने अंश सरकार के नाम के हैं उतने हद तक सरकार का नियंत्रण होता है। प्रबंध व संचालन। विभागीय उपक्रम संबंधित मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं, जबकि सार्वजनिक उपक्रम मनोनीत सरकारी संचालकों द्वारा संचालित होते हैं और सरकारी कंपनियां सरकार व निजी संचालकों द्वारा संचालित होती है। कर्मचारी। विभागीय उपक्रम के कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं, इन्हें सरकारी कर्मचारी कहा जाता है, जबकि सार्वजनिक उपक्रम के जो कर्मचारी होते हैं वो निगम की शर्तों के अनुसार चयनित व्यक्ति होते हैं और सरकारी कंपनियों में जो कर्मचारी हैं वो कंपनी नियमों के अनुसार चुने जाते हैं। अस्तित्व के आधार पर यदि अंतर देखें, विभागीय उपक्रम वैधानिक अस्तित्व नहीं रखता, यानी इसका वैधानिक अस्तित्व नहीं होता, जबकि सार्वजनिक उपक्रम का वैधानिक अस्तित्व होता है और सरकारी कंपनी का भी कंपनी विधान के अनुसार वैधानिक अस्तित्व होता है। पूंजी व्यवस्था। विभागीय उपक्रम की जो पूंजी है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, जनता का इसमें कोई योगदान नहीं होता, किसी ऋण के रूप में भी जनता इनको पूंजी नहीं प्रदान करती। जबकि सार्वजनिक उपक्रम में अधिकतम पूंजी सरकार की होती है, लेकिन यहाँ पर जनता से वह ऋण ले सकती है और सरकारी कंपनियाँ अधिकतम सरकारी पूंजी से स्थापित होती हैं, लेकिन जनता की इसमें अंश पूंजी भी होती है निजी तौर पर। स्वतंत्रता। विभागीय उपक्रम प्रशासकीय स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि सार्वजनिक उपक्रमों में प्रशासकीय स्वतंत्रता सीमित होती है, जबकि सरकारी कंपनियां में प्रशासकीय जो स्वतंत्रता है वो अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर यदि अंतर देखें तो विभागीय उपक्रम के अंतर्गत भारतीय रेलवे, दूरदर्शन, डाक तार विभाग इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि सार्वजनिक उपक्रम में जीवन बीमा निगम, रिजर्व बैंक, भारतीय एयरलाइंस ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और कंपनी, सरकारी कंपनी के दृष्टिकोण से देखें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब सरकारी कंपनियों के उदाहरण हैं।